देखो, 5 मिनट लगते हैं एक डॉक्टर की ज़िंदगी बदलने में या बर्बाद होने में। रीज़न बीइंग, कोर्ट का एक डिसीजन आता है, वो भी एक झूठे मेडिकल नेग्लिजेंस केस में, और उसकी इतने सालों की तपस्या, उसका जितना भी इज्जत विज्जत पैसा वैसा जितना भी कमाया है, सब चला जाता है। तो उसी बारे में अगर हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड लिटिगेशन। सबसे पहले तो अवॉइड ही क्यों करो, और अवॉइड करने के कौन से 3 काम हैं। मतलब कि आपको लिटिगेशन लड़ना तो है ही सही, अगर आपके ऊपर केस हो जाए तो आपको बैकआउट नहीं करना है, लड़ना तो है ही सही, लेकिन एटलीस्ट रिस्क तो मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लिटिगेशन। देखो, कोर्ट डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर लेते हैं, और अगर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आया तो आपका सिर्फ टाइम और पैसा जाएगा, और अगर कोर्ट डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया तो आपका टाइम, पैसा और इज्जत तीनों ही चली जाएगी। क्योंकि ये केसेस के डॉक्टर ने कितनी अच्छी सर्जरी की है मीडिया वीडिया नहीं छापता, लेकिन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में आपके ऊपर जुर्माना लग गया तो ये उनकी हेडलाइन न्यूज़ बनेगी, पेज 3 पेज 4 की कम से कम। तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट, अब ये 5 मिनट को लिटरली मत लेना, ऐसा नहीं है 5 मिनट में डिसीजन होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोर्ट केसेस चलने में टाइम लगता है, लेकिन डिसीजन तो 5 ही मिनट में आता है। 5 मिनट में आपको बता देंगे कि आपने जो 3 साल से जो केस लड़ा है इसमें आप दोषी हो या नहीं। तो आई मेंट बाय 5 मिनट्स के 5 मिनट में डिसीजन आता है। हाँ, अलग अलग कोर्ट केसेस में अलग अलग टाइम लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोर्ट है, इसमें केसेस जल्दी डिसाइड होते हैं, और सिविल कोर्ट में केसेस थोड़े लंबे चलते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट में तो केसेस बहुत ही लंबे चलते हैं। इसका रीज़न भी अलग अलग है। जैसे कंज्यूमर फोरम जो है वो कंज्यूमर केसेस को डील करते हैं। इसके अंदर एक तो टाइम कम लगता है, वकील की ज़रूरत नहीं होती, सादे पेपर पे एप्लीकेशन देख के आप जो है कोर्ट केस दर्ज करा सकते हो डॉक्टर के अगेंस्ट में, और एविडेंसेस इतने स्ट्रांगली नहीं वो कंसिडर करते। मतलब कि आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है जितना क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में जिस तरीके से एविडेंसेस होते हैं, जिस तरीके से गवाहियाँ होती हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, उन सबका इतना प्रोटोकॉल इसके नहीं होता है। इसमें डिसीजन भी समरी मेथड से होता है, मतलब कि पूरा ओवरऑल इन टोटो मेरिट पे नहीं होता है, इन बेसिस एक एक पॉइंट को देख देख के ऐसा नहीं होता। समरी मेथड से कंक्लूजन से कोर्ट डिसीजन दे देता है कंज्यूमर कमीशन। क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है कि शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे केस को आखिरी दम तक लड़ा जाता है, और जब बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, जब केस प्रूव हो जाता है तब जाके सजा होती है। जबकि यहाँ पे 51% आपने अपने फेवर में ले लिया, मतलब 50-50 से थोड़ा सा ज़्यादा आपने थोड़ा सा प्रूव कर दिया कि हाँ भाई डॉक्टर की गलती थी, तो वहीं पे उसके खिलाफ केस हो जाता है, मतलब केस उसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो और वैसे भी इन केसेस में आपका रॉन्ग साइड पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है कि यूजुअली अगर आपने गलती की हो तो ही आपको सजा है, ऐसा नहीं। इन केसेस में क्या होता है कि जैसे एक्सपार्टेड डिसीजन होते हैं, कई बार नोटिस आप तक नहीं पहुंचते, या फिर आप अपना पक्ष ही नहीं रख पाते कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंज्यूमर कोर्ट आपके अगेंस्ट वन साइडेड सुन के भी फैसला दे सकता है। हालांकि रेयरली होता है। कोर्ट पूरी कोशिश करता है कि आप तक नोटिस पहुंचे, अखबार में छपवाता है, घर पे चस्पा करवाता है, पुलिस वाले भेजता है, लोग बाग भेजता है, वट, पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी अगर नहीं पहुंच पाया आप तक तो एक्सपार्टे डिसीजन होते हैं। सेकेंड इज कि कई बार आपका वकील जो होता है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स ढंग से पुट अप नहीं करता, वहाँ पे आपके जितनी रीजनिंग है, आपका केस की पूरी डिटेल्स है वो सबमिट नहीं करता, या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया, तो इन दैट केस कोर्ट इन सब चीज़ों को सीरियसली लेता है और वो आपके केस पर डिसीजन दे देता है। तो इनकम्पिटेंस ऑफ लॉयर भी एक रीज़न है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी गलती होगी तभी आपको सजा होगी। ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताया, बाकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, सब बदलती जाती हैं। अब देखो, इसमें पैसा भी गया, समय भी गया, तो आपके लिए बेटर है ना यार, इसका प्रिकॉशन रख लो। अब मेडिकल नेग्लिजेंस केस में क्या होता है, टाइम, पैसा और इज्जत तीनों जाती है। टाइम और पैसे का तो आपको समझ में आ गया कैसे गया। इज्जत कैसे जाती है, मीडिया और पब्लिक के थ्रू। मीडिया को तो आपको पता ही है, कुछ और हो नहीं हो, झोला छाप को भी ये डॉक्टर लिखते हैं। कोई भी न्यूज़ आती है तो वो डॉक्टर के अगेंस्ट होती है तो वो तुरंत छपती है अखबार में, फ्रंट लाइन पे, मेन उसमें फोटोग्राफ के साथ में। गलत इंजेक्शन लगाने में मरीज की मौत, अरे भैया सही सही इंजेक्शन तुमको पता था, तुम लगा देते, तुम डॉक्टर बन जाओ। खैर उनकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, बट और पब्लिक, पब्लिक का तो ओहो, फेसबुक ट्विटर वगैरह सब छोड़ दो। पब्लिक क्या है, आजकल 13वीं के कार्ड पे नाम छुपाने लगी है कि कल उनका 13वीं का खाना है या फिर स्नान है, जो भी है, और इन डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ये मैं डाल रहा हूँ आपके इस पर।
तो इन केसेस में क्या होता है कि डॉक्टर की इज्जत बहुत बुरी तरह धज्जियां उड़ती है उसकी। तो इन सबसे अच्छा है ना कि हम प्रिकॉशन रख लें, और प्रिकॉशन के लिए आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट सीखने हैं। सबसे पहला आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का एग्जैक्ट वर्ड है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा नहीं समझो कि कोर्ट को दिखा नहीं। और कोर्ट जो है ना, कहीं सुनी बातों से ज़्यादा लिखी हुई बातों पर भरोसा करती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो मतलब आपका डिफेंस वीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स की गलती पकड़ने में ही काम आता है, डॉक्टर्स के डिफेंस में भी बहुत यूज़फुल है। जैसे कि ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट हुआ, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया, पेशेंट ने क्या ट्रीटमेंट ले लिया, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा था, खाना खाने के पहले बोला था, खाना खाने के बाद में बोला था, उसने दवाई कब ले ली, फिर उसका पेट जल गया, एसिडिटी हो गई उसकी, उसने केस कर दिया, आपने फॉलो अप के लिए आने को कब कहा था, प्लास्टर बांध दिया, आपने बोला उंगलियां काली हो जाए मेरे पास प्लास्टर कटवाने वापस आ जाना, हम दूसरा बांधेंगे, वो नहीं आया, गैंग्रीन से उसकी उंगलियां काटनी पड़ गई। तो इन सारे केसेस में डॉक्यूमेंट डॉक्टर के लिए यूजफुल हुआ है, डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्टर की गलती निकालने के काम में नहीं आता। अब जैसे कि एक केस है कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल, 2010 का ये केस है। केस में क्या हुआ कि क्योंकि डॉक्टर ने पूरे डॉक्यूमेंट क्लियरली प्रोड्यूस कर दिए थे, इसलिए डॉक्टर को एग्जाम कर दिया कि डॉक्टर हैज़ नथिंग टू हाइड। जबकि ये केस था जैसे सविता गर्ग वर्सेस नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट 2004 का, आप ले लो वी किशन राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2010 का केस था, जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट न होने की वजह से जो पूरा ओपिनियन था, मतलब कोर्ट का जो परसेप्शन था वो अगेंस्ट द डॉक्टर हो गया, और फाइनल डिसीजन में यही डॉक्टर के अगेंस्ट निकला। और कई बार क्या होता है कि अगर नेग्लिजेंस ना भी हो, और अगर आपने डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करके नहीं रखे हैं, आपने उसे टाइम पे यानी कि विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स जो भी लिमिट है उसके अंदर अगर पेशेंट को नहीं दिए, तो आपके ऊपर नेग्लिजेंस लगे ना लगे, आपके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का चार्ज जरूर लगेगा। और कभी कभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही ये पता चलता है कि मरीज की कंडीशन कितनी बजे सीरियस हुई, करीब डॉक्टर को कॉल कितनी बजे भेजी गई, कितनी बजे कॉल अटेंड हुई, ट्रीटमेंट कितनी बजे स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह। कई बार ये होता है कि आपके यहाँ पर भी सबॉर्डिनेट स्टाफ होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग जो है इलिजिबल हो जाती है, मतलब पढ़ने में नहीं आती, पी लिख के घुमा दिया कि पैरासीटामोल है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में आती है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर से बिलो फॉल करती है कि डॉक्टर को अच्छी हैंड राइटिंग में पठनीय भाषा में, मतलब पठनीय तरीके से वो लिखना चाहिए कि पढ़ने में आ जाए। और अगर इससे कोई डैमेज होता है तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल हो। इसलिए अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को, अपने जो एचआर है उनको समझा के रखो कि भाई देखो मरवा मत देना, ढंग से लिखो और पूरे डॉक्यूमेंट्स ढंग से कंप्लीट रखो। इसके बाद आता है अपना अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेपो विद द पेशेंट, या फिर पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सोचो कि नेग्लिजेंस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो इंसान जो है ना, बुरा किया हुआ भूल सकता है लेकिन बुरा बोला हुआ नहीं भूलता। सेम इज विद द पेशेंट। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक मरीज है 10 बजे से सीटी स्कैन करवाने के लिए खड़ा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 बजे सीटी स्कैन कराने खड़ा हुआ है। 3 घंटे बाद उसका नंबर आता है 1 बजे तक, और 1 बजे उसका नंबर आता है, तब जैसे उसका नेक्स्ट नंबर है तो उससे वो स्टाफ कागज़ देता है और बोलता है कि भाई साहब आपके तो इस पर सील नहीं लगी हुई है, आप ऊपर से काउंटर वाले शायद लगाना भूल गए, तो आप काउंटर से आके लगवा लो। अब उसका नंबर आ गया, अब क्या होगा, वो दौड़ के जाएगा क्योंकि अगला नंबर उसका है, 4 फ्लोर दौड़ के जाएगा, वहाँ काउंटर पे जाता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वहाँ पे जाके बोलता है कि मैडम मेरे कागज़ पे सील नहीं लगी, आप शायद लगाना भूल गए, प्लीज़ इसकी सील लगा दो। उसको जवाब मिलता है लाइन में लगो, लाइन में लगो, इतना सारा पेशेंट का भीड़ है तुमको दिखता नहीं है, लाइन में लगो। वो बोलता है कि मैडम मेरा नंबर आने वाला है, गलती आपकी है, शायद आपसे सील लगना रह गया और मेरे पेशेंट का नंबर आ गया, आप नहीं करोगे तो मेरा पेशेंट लाइन में वापस पे 0 से लगना पड़ेगा, उसका मतलब है 3 घंटे और लग जाएंगे। मेरे को मतलब नहीं है, इतना सारा लोग खड़ा है, ये आरजीएचएस का काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, इतने सारे लंबे लोगों की लाइन है, तुमको लाइन में पीछे खड़ा होना पड़ेगा, वरना मैं काउंटर बंद कर देगी, मेरा लंच का टाइम हो गया, 1 बज गई ना। तो अब वो आसपास जो लाइन में खड़े हैं वो भी उसको घरी आएंगे, वो भी उसको हड़काएंगे कि भाई लाइन में लग जाए यार, हम भी तो खड़े हैं, हमारा भी तो पेशेंट है नीचे। तो इन दैट केस क्या होगा, वो मन में सोच के लाइन में खड़ा हो जाएगा। अब उसे पता है कि मतलब कि गया मेरा नंबर, आज हुआ बुरा, उसको ये सारा व्यवहार जो है ना वो शायद वो भूल जाएगा, पर वो उसकी जो टोन है, वो जो उसने उसको डायलॉग बोला वो नहीं भूलेगा। इसकी बजाय अगर वो काउंटर वाली मैडम जो है वो सिर्फ इतना बोल देती, सर प्लीज़
लाइन लंबा है, बाकी सारे लोग भी खड़ा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरा गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। आप 5 मिनट में लाइन में वेट कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, मैं नीचे बात कर लूँगी वहाँ पे, सीटी स्कैन में आपका नेक्स्ट नंबर लग जाएगा जब भी आप जाएंगे। पर इधर लाइन नहीं तोड़ सकते, वट सिर्फ इतना सा हुआ। अब देखो, उसके साथ दोनों कंडीशन में व्यवहार हुआ, एक में बुरा हुआ, एक में अच्छा हुआ। बुरा व्यवहार हुआ, अब उसके पेशेंट के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो एक्सपायर हो गया या फिर कोमा वोमा में चला गया, तो वो इस बुरे एक्सपीरियंस को, बुरी घटना को उसके मरीज की बुरी कंडीशन के साथ जोड़ के देखेगा। अब वो केस करेगा। इसकी बजाय अगर वो इतने प्यार से उसने बोला था, तो वो ये मान लेगा यार भगवान की मर्जी है यार, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरी किस्मत खराब थी। या फिर उसको लगेगा स्टाफ ने तो पूरा सपोर्ट किया था, कोऑपरेट किया था, वो भी क्या कर सकते थे, बेचारी वो भी किसी की नौकरी कर रही है, वो अपने मन से थोड़ी ना कर रही, वट एवर, कुछ ना कुछ वो रीजनिंग ढूंढ लेंगे। तो वो किसी दुर्घटना को उस बुरे एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ेंगे। मतलब आप उसे, पेशेंट का ईगो हर्ट मत करो, उसे जयकान शिकरे मत बनाओ। ईगो तो चींटी का भी होता है, अगर आप चींटी को छेड़ोगे ना, तो वो पलट के वापस आएगी आपके पास में, चाहे वो कितनी घायल क्यों नहीं हो जाए। तो यही पेशेंट के साथ मत करो, पेशेंट को वो घायल चींटी मत बनाओ कि अगर वो आपके एक डंक भी मार सकेगा ना छोटा, सिर्फ एक आपको लीगल नोटिस भेजने का, आपको परेशान करने का, उतना भी मौका मत दो उसे। मतलब अगर आपकी गलती है या उसे लगता है जेन्युइनली कि आपने गलती की है, तो सही है, बट आपका या आपके स्टाफ का दुर्व्यवहार इसका रीजन नहीं बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मैक्सिमम केसेस तो यही से लट जाते हैं। और जिस तरीके से कई सारे क्राइम के केसेस अनरिपोर्टेड हो जाते हैं, सेम उसी तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस के भी कई सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। मेरे साथ बीइंग ए डॉक्टर ऑल्सो, मेरे साथ भी कई सारे केसेस हुए जहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, प्रूवन है, ठीक है। वो नहीं जानते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, बट आई कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज हुई हैं कई बार, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने प्लान में पैकेज में लिया था, वो नहीं मिला। बट हमारा, क्योंकि हमारी बातचीत डॉक्टर से अच्छी थी, मैनेजमेंट स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, तो हमने सोचा यार क्या केस करना, क्या इनको परेशान करना। और वो हम तब सोच रहे थे जब हम अपने आप को डॉक्टर नहीं कंसिडर कर रहे थे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ आप। तो अपने स्टाफ को ट्रेन करो भाई ढंग से बात करने के लिए, एक नेगोशिएटर बिठाओ वहाँ पे। जैसे आपके पास में एक तो पेशेंट को जब होता है ना, तो वो लड़ाई करने लगता है, तो ऐसे ट्रेन स्टाफ बिठाओ जो ऐसी कंडीशन को हैंडल करें। या फिर पोटेंशियल मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस होते हैं, उनमें अपने आप पता चल जाता है कि वी मेस्ड अप, हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, पेशेंट आपके नोटिस में ला देता है। उस केस में कोई काउंसलर बिठाओ, आप कोई लीगल नेगोशिएटर बिठाओ कि अगर लीगल नोटिस आ जाए तो वो उसको समझा सके कि देखो यहाँ पे गलती हुई है, इतना कॉम्पनसेशन हम आपको दे देंगे, आप केस मत करो। या फिर देखो आपका सोचना तो ये सही है, लेकिन इसको कोर्ट में नेग्लिजेंस माना नहीं जाता, चाहो तो आप अपने वकील से सलाह ले लो, वो भी आपको यही बोलेगा। और अगर इन केस आपको लगता है कि हम आपको गलत बोल रहे हैं, तो हम आपको ये 4 चीज़ें लिख के देते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके केस में नेग्लिजेंस नहीं है। लीगल नेगोशिएटर में बिठाया, थोड़ी बात करी, मामला ठंडा, आपका केस खत्म। वो केस जो शायद आपकी ज़िंदगी के 2-2.5 साल खा जाता, 10-12 हियरिंग लग जाती, 25-50 हज़ार रुपये आपकी जेब से चले जाते, एक वकील आपसे बढ़िया रिलेशन बना जाता और 4 मरीज फ्री में इलाज करा के ले जाता। वो सब चीज़ें आपने सिर्फ पेशेंट से बात करके अवॉइड करी। तीसरा और लास्ट आता है कम्युनिकेशन, फुल इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब कि बात करो, कन्वे करो और डॉक्यूमेंट कर लो। आपको पेशेंट को सब कुछ समझाना है। जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आया मरोड़ का, मतलब मरोड़ के साथ दस्त हुए हैं उसको, आप उसको बिठाओ, आपको समझाओ, देखो भाई साहब ऐसा है कि शायद आपने कुछ गलत खा लिया, क्योंकि आपके मरोड़ है इसलिए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन है, इसलिए हम आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं। आपको 3 दिन के बाद ये देखना है कि आपको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको 3 दिन के अंदर आराम आ जाता है, जितना कि टाइम लगता है एंटीबायोटिक को काम करने में, तो ठीक है, वरना हम आपकी एंटीबायोटिक चेंज करके देखेंगे। और इसके अलावा हम अभी और कुछ सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं हुआ तो 3 दिन बाद हो सकता है आपकी सोनोग्राफी या एक्सरे वगैरह पेट का कराना पड़ेगा, कोई और प्रॉब्लम। बाई चांस अगर दर्द बढ़ता है रात में या फिर आपको नींद नहीं आती है, तो फिर आप तुरंत आना, इमरजेंसी में आपको एडमिट करेंगे। तो आपने उस पेशेंट को बता दिया कि उसके लक्षण क्या है, आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, आप किस तरीके से उसको आगे ट्रीट करने वाले हो, और अगर आपका ट्रीटमेंट प्लान गलत साबित होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम उस पेशेंट में आएंगे जिसके लिए उसको वापस आना।
और ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी है कागज में। तो कम्युनिकेशन भी कराया आपने, डॉक्यूमेंटेशन भी कराया आपने, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी कराया आपने, और कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी कराया आपने। ये 4 चीज़ें हो गई। अब देखो, फुल इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है? आप पेशेंट को सब कुछ बताओ, सब कुछ समझाओ, और उसके बाद में उससे बोलो कि बताओ करना क्या है। हमारे हिसाब से ये ऑप्शन है। ये होता है फुल इन्फॉर्म कंसेंट इन रियल वर्ल्ड, जो एथिकल भी है, लीगल भी है। एक होता है कि कई बार आप पेशेंट को सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हो, सिर्फ इसलिए कि पेशेंट डर नहीं जाए। मतलब लेमन पेशेंट है, अनपढ़ पेशेंट है या गाँव का पेशेंट है, उसको ज़्यादा बताएंगे, वो ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा डर जाएगा, और फिर ऐसे ही कसर उसके आसपास के रिश्तेदार पूरी कर देंगे। तो फिर उस केस में क्या होगा? वो पेशेंट अपना खुद का ट्रीटमेंट ही नहीं कराया। तो आप कुछ पार्ट कंसील कर लेते हो इन्फॉर्मेशन का, विद होल्ड कर लेते हो, जो आपको पेशेंट को बतानी थी, लेकिन आप उसको नहीं बताते हो ताकि वो डर ना जाए। दिस इज कॉल्ड एज थेरेपेटिक प्रिविलेज। तो ये हो गया एक्सेप्शन टू फुल इन्फॉर्म कंसेंट। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? जो भाई ढंग के डॉक्टर है ना, जिनके ऊपर कभी केस नहीं होते, जिनकी बहुत अच्छी रेपो है पेशेंट से, जिनको पेशेंट भगवान मानते हैं, उनका सीधा सा फंडा है, पेशेंट को चाहे पूरी बात बताओ या नहीं बताओ, लेकिन उसको लगना चाहिए कि पूरा समझाया गया है। डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा बताया, डॉक्टर ने मेरी रेस्पेक्ट की है, एक मरीज की रेस्पेक्ट की है, और मेरी समझ की रेस्पेक्ट की है। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्टर उसको ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि आपने उसे पूरी चीज़ें समझा के उसकी कंसेंट की, देन पेशेंट विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद यू। और खुदा ना खास्ता छोटी मोटी ऊंच नीच भी हो गई तो वो केस नहीं करेगा, क्योंकि जो हुआ है वो उसकी समझ में है कि मेरे रात में हो सकता था मेरी तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर साहब ने बोला था कि अगर आपके पेट में गैस वैस हुई या फिर कोई आंतों में दिक्कत हुई, ठीक है, तो उस केस में आपके रात में हो सकता है तबीयत खराब हो जाएगी, तब हम आपको इमरजेंसी में ले लेंगे, या फिर 3 दिन तक नहीं हुई तो हम आपकी सोनोग्राफी करा देंगे, वट। तो उसके दिमाग में वो चीज़ है, और वही हुई। डॉक्टर ने बताया था, वही हुआ। उसे पता था, उसकी समझ में था, जो उसकी समझ में था वही हुआ है। उसकी समझ से बाहर कोई चीज़ नहीं हुई है। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके जवाब उसके पास नहीं। तो जिन सवालों के जवाब उसके पास है, उसे ढूंढने के लिए वो कोर्ट नहीं जाए, वो आपके ऊपर केस नहीं करने वाला। पेशेंट की समझ, मतलब वो जो मैं आपको बता रहा था ना, ये ऐसे धाकड़ डॉक्टर होते हैं जिनके पेशेंट जिनके गुणगान करते रहते हैं, वो कंसेंट किस तरीके से लेते हैं, वो किस तरीके से केस एक्सप्लेन करते हैं, उसका एग्जांपल बताता हूँ। आज से शायद 12 या 13 साल पहले मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब फादर को लेके, और एक न्यूरो सर्जन के पास में गया था। मेरे आगे एक पेशेंट का नंबर था, हम भी वहीं पे बैठे थे, कैबिन में बैठे थे। वो पेशेंट देख रहे थे और फिर उसको समझा रहे थे कि उसको बीमारी क्या है। तो उसको बीमारी थी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और उस केस में क्या था कि वो एक रीढ़ की हड्डी का मॉडल था उनके पास में, इतना बड़ा टेबल पे रखा हुआ था। वो उसको हिला हिला के उसको बता रहे थे कि आपकी ये प्रॉब्लम है, स्पाइन में ये दिक्कत हो गई है, फ्यूज हो गई है, वट, आपके ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब चीज़ें उसको समझा रहे थे। मज़े की बात यह है कि पेशेंट जो था वो पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, रूरल बैकग्राउंड से था, और मैं कह रहा हूँ उसे घंटा एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, पर डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था और पेशेंट अपनी तरफ से हाँ हाँ मुंडे हिला रहा था। डॉक्टर समझा रहा था और मरीज समझ रहा था। डॉक्टर उतना समझा रहा था कि मरीज को ये समझ में आ रहा था कि डॉक्टर मुझे कुछ समझता है, मेरी समझ को इंसल्ट नहीं कर रहा है, मुझे पूरी बात बता रहा है। दिक्कत क्या है ना कि पेशेंट जो है ना, हर स्टेप पे टॉर्चर होता है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आधी चीज़ें नहीं बताता। जब पेशेंट मर जाता है तब उसके परिवार वालों को शायद स्टाफ वाले नहीं बताते, एक कागज़ का टुकड़ा दे देते हैं कि कॉज ऑफ डेथ इज ये, और ये वो चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता मेरे पेशेंट के साथ हुआ क्या, क्या गलत हो गया। अच्छा खासा चलता फिरता तो ओटी में गया था, बाहर ऐसे मरा हुआ कैसे। उसके बाद में वकील के पास जाता है, वकील कहता है हाँ केस कर देंगे, अरे आप जीतोगे पक्का, ये और वो। लेकिन उसे ये नहीं बताता कि आप कहाँ सही हो, या फिर वाकई में नेग्लिजेंस है या नहीं है। उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मरीज कोर्ट केस करता है। कम्युनिकेशन, समझाना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल्ड चीज़ है, बट ऑल इन ऑल ये है कि एटलीस्ट आप ट्रीटमेंट प्लान, या आप जो प्लान कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो एटलीस्ट पेशेंट से शेयर तो करो। आपके पास पेट दर्द का एक पेशेंट आता है, आपने उसके सारे टेस्ट करा दिए, LFT, RFT, CBC, ESR, सोनोग्राफी, पेट CT, ये वो सब कुछ करा लिया। अब वो पेशेंट आपके पास आया और आपने उसकी रिपोर्ट देखी और 15 दिन की दवाई लिख के उसको बोल दिया जाओ 15 दिन बाद दिखाना है। अरे अरे डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने,
एटलीस्ट पेशेंट को बताओ तो सही, पेशेंट पेट दर्द लेके आया था, आप जांचों में क्या निकला, कुछ नहीं निकला, डायग्नोसिस बना या नहीं बना, किस प्रोविजनल डायग्नोसिस पे आप काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो पेट दर्द का पेशेंट आया है, अब जब ट्रीटमेंट में कुछ नहीं आया, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आया, तो आप एटलीस्ट उसको ये बोल सकते हो, भाई साहब आपके जो हमने सारे टेस्ट करा लिए कुछ नहीं आया है, प्रोविजनल डायग्नोसिस हमने आपके 2-3 बनाए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, बाकी हमारा डायग्नोसिस अभी कंफर्म नहीं है। पहली चीज़, या तो आपको एसिडिटी हो सकती है, दूसरी चीज़ आपको या तो खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपका पेट दुख रहा है, जैसे गेहूं से कई लोगों को एलर्जी होती है, ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं। तीसरी चीज़ हो सकता है आपके लिवर या गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो, तो आपके गॉल स्टोन हो या फिर गॉल ब्लैडर में कोई पॉलीपोलिप हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो वहाँ पे, या आपको पेनक्रिएटाइटिस हो। तो ये चीज़ें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, बट अभी तक टेस्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। तो 15 दिन की हम आपको दवाई दे रहे हैं, इस बीच में तबीयत खराब हो तो वापस आ जाना, और नहीं हो तो 15 दिन बाद हम आपका एलर्जी टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एंटासिड हमने आपको दे दी, बाइल सप्लीमेंट हमने आपको दे दी, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपको डायसाइक्लोमिन वगैरह दे दी, पेन किलर्स दे दी। तो 2 चीज़ें तो हमने कवर कर दी। अगर इससे आराम कर दिया तो इन 2 में से ढूंढेंगे हम कारण क्या है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपको फूड एलर्जी है, और फूड एलर्जी क्या है उसके लिए हम एलर्जी टेस्ट 15 दिन बाद कर लेंगे। तो अभी तो आप ये दवाइयाँ खाओ, ये होती है ढंग से मरीज से बात करना। अब अगर वो मरीज 6वें दिन में इंटरसेप्शन या इंटेस्टाइनल टॉर्जन या किसी भी तरीके की इंटेस्टाइनल इमरजेंसी से मर जाता है, तो क्या वो नेग्लिजेंस का केस नहीं करेगा? क्या उस पेशेंट का नेग्लिजेंस का केस करना गलत है? आप बताओ, क्या यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है? पेशेंट को तो नहीं पता। अब ये जवाब हमको भी नहीं पता, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा? इन सवालों के जवाब लेने के लिए पेशेंट कोर्ट जाएगा, और जब कोर्ट जाएगा तब आप कहते हो कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप खराब हो गया। डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप को अब्यूज करने वाले कई हद तक हम खुद हैं। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंक्लूजन कि आप सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखो, पेशेंट से अच्छे से बात करो, एक रेपो बिल्ड करो, ताकि वो कुछ भी आपके अगेंस्ट में करने से पहले उसकी खुद की आत्मा 4 बार सोचे कि यार डॉक्टर साहब तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने गलत कैसे किया होगा, गलत हो गया होगा, ईश्वर की इच्छा होगी, वट। आप कम्युनिकेशन करो, और कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन करो, फुल इन्फॉर्म कंसेंट रखो, पेशेंट को इन्फॉर्म रखो, पेशेंट को लगना चाहिए कि उसकी इज्जत हो रही है, उसकी समझ की इज्जत हो रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लियरली रेफरल लेने से मत हिचको। ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन जब हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा डिफेंस मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं वो हमें करने पड़ेंगे, और अगर ये प्रैक्टिसेस कब हो जाती है तो फॉर श्योर मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस भी कम होते जाएंगे। थैंक यू।